नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन दिनों हमले तेज हो गए। जब से ये इंडिया नाम का INDIA नाम का गठबंधन बना है, इस गठबंधन को और इसका समर्थन करने, गठबंधन से ज़्यादा इसका समर्थन करने वाली लेफ्ट लिबरल इको बिरादरी है, उसको लग रहा है कि जो है वो उसको नरेंद्र मोदी का हल मिल गया है। बस अब चुनाव होने की देर है और ये गठबंधन अगर सीटों का तालमेल कर ले तो मोदी को और बीजेपी को हरा सकता है। अब आप देखिए क्या हरा सकते हैं, नहीं हरा सकते हैं, ये जब लोकसभा चुनाव होगा, नतीजा आएगा तब मालूम होगा। लेकिन अभी स्थिति क्या है, ज़मीनी हालत क्या है, उसका एक आकलन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीड देखिए। 9.5 साल हो गए सरकार में, एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है किसी भी सरकार के लिए कि 9.5 साल बाद भी, सत्ता में रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी ना हो। जब मैं कहता हूँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो मेरा ये मतलब नहीं है कि सरकार से सब लोग परम संतुष्ट हैं और किसी को कोई नाराज़गी नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। हमेशा सरकार से असंतोष रहता है क्योंकि जो लोगों की अपेक्षा होती है सरकारें उससे पीछे ही रहती हैं। तो इस सरकार से भी ऐसा नहीं है कि सब संतुष्ट हैं और अब कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कुछ जितना अच्छा हो सकता था सब हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब एंटी इनकम्बेंसी की बात करता हूं तो उसका मतलब ये है कि लोगों की नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है सरकार से और नरेंद्र मोदी से कि अब वो उनको हटाना चाहते हैं, उनका विकल्प खोज रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता कि लोग जो है नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प तलाश रहे हैं। और विकल्प के रूप में जो बताने की कोशिश हो रही है कि ये नया गठबंधन होगा, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर, कह रहा हूँ अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है जो कि वास्तविकता में कभी होने वाला नहीं है, कम से कम निकट भविष्य में, तो वो अगर ये है कि अगर विकल्प ढूंढ भी रहा हो मतदाता तो इस गठबंधन की ओर तो नहीं जाएगा। उसको मालूम है कि ये गठबंधन का मतलब है पूरे देश को एक राजनीतिक अस्थिरता की ओर धकेल देना। वो मतदाता कभी नहीं चाहेगा। लंबे समय 25-30 साल उसने गठबंधन की सरकारों को आजमाया और फिर तय किया कि नहीं, गठबंधन की सरकारें अब नहीं चाहिए, अब हमें एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। और लगातार 2 चुनाव से वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। अब आप देखिए कि ये जो गठबंधन है इसकी बैठक 3 सितंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में होने वाली है। अब मैं 10 महीने की आगे की बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतने दिनों में मान लीजिए कि 4, 5, 6 किसी सितंबर में किसी तारीख को ये बैठक होगी। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज है 31 जुलाई। 31 जुलाई से 5-6 सितंबर मतलब लगभग 1.25 महीने का मामला। 1.25 महीने में इस गठबंधन की क्या गतिविधियां दिख रही हैं और प्रधानमंत्री की क्या दिख रही हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि दोनों गठबंधन या दोनों पक्षों का कामकाज किस तरह का है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरी माटी मेरा देश। इसका अभियान चलेगा पूरे देश में। देश भर में 75,000 कलश यात्राएं शुरू होंगी और गांव से मिट्टी लेकर इस कलश में और पौधा लेकर, एक पौधा लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली में जो वॉर मेमोरियल बना है उसके बगल में बलिदान वाटिका, एक वाटिका बनाई जाएगी जो देश पर बलिदान होने वालों की याद में बनाई जाएगी। अब आप सोचिए कहाँ तक किस तरह से सोच रहे हैं। और ये सब हो रहा है आज़ादी के अमृतकाल में। देश के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने अपने परिवार की अपनी कोई चिंता नहीं की, उनके बारे में देश सोच रहा है, ये बताने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये कलश यात्राएं शुरू होंगी, उससे पहले देश की हर पंचायत में, उस पंचायत क्षेत्र में जिसने भी बलिदान दिया है उनके नामों का एक शिलालेख तैयार किया जाएगा जो गांव में, पंचायत में रहेगा, स्थायी स्मृति के लिए, कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि किन लोगों ने देश के लिए त्याग और बलिदान किया जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है। तो राष्ट्रवाद जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
कोर इशू है उसको और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसके बीच में और क्या क्या होगा, अभी इसी हफ्ते किसी भी दिन या हो सकता है अगले हफ्ते की शुरुआत में 10 दिन का समय होता है। विश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर बहस कराने के लिए स्पीकर के पास 10 दिन का समय होता है। तो 10 दिन का समय मतलब 10 वर्किंग डेज होते हैं। तो सरकार ये मानकर चल रही है कि 10 वर्किंग डेज में उसके पास जितना समय है उसका पूरा उपयोग किया जाएगा और जितने विधेयक जितने विधायी काम हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम इसके विरुद्ध नहीं बोलते, नियम के अनुसार काम हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि परंपरा रही है उसका पालन नहीं हो रहा है, कि परंपरा ये रही है कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसके अगले दिन बहस उस पर शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं हो रहा है। तो जिन लोगों ने संविधान बनाया, लोकसभा राज्यसभा के नियम बनाए, नियमावली बनाई, उन लोगों ने ये कुछ सोच विचार कर ही नियम रखा होगा। तो अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का उत्तर आएगा और प्रधानमंत्री का उत्तर आएगा तो आपको मालूम है कि वो एक मुद्दे पर तो बोलेंगे नहीं, सभी मुद्दों पर बोलेंगे। और इस दौरान, बहस के दौरान, विपक्ष उनकी सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे उठाएगा उन सब का क्रमवार जवाब देंगे। तो लोगों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनके लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसके लिए टॉकिंग पॉइंट, उसको समझने में आसानी कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है और प्रधानमंत्री और भारत सरकार उसके बारे में और भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में क्या राय रखती है। तो ये अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम होगा और इसके जरिए बीजेपी का कहिए एक तरह से लोकसभा का चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। आपको याद दिला दें 1996 जब 13 दिन की सरकार गिरी थी अटल जी की, उस समय उनका जो भाषण था विश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए, वो भाषण पूरे देश में महीनों चला। उसका लाभ मिला, राजनीतिक लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को 1998 में, और उसकी सीटें 161 से बढ़कर जो है 182 हो गई और सरकार बन गई केंद्र में। तो ये जो भाषण होगा प्रधानमंत्री का, दरअसल ये उनका चुनाव प्रचार की, लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत का काम करेगा। यहाँ विपक्ष के लिए इसका जवाब देने का मौका नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद कोई बोलेगा नहीं। तो विपक्ष जो भी बोलेगा, जो कुछ बोलना होगा उसको वो सदन के बाहर ही बोल पाएगा। तीसरा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार लगातार बोलेंगे। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन वो जब लाल किले से बोलेंगे और उसके बाद उनको मालूम है कि अब उनका संबोधन लाल किले से लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, तो वो अगले अपने कार्यकाल का एक रोड मैप और उसकी झलक देने की कोशिश करेंगे। वो अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि अपने तीसरे कार्यकाल में क्या क्या करेंगे। तो आत्मविश्वास देखिए उनका, लोगों पर भरोसा उनका देखिए किस तरह का है कि वो मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जनता उनको फिर से एक बार जनादेश देने वाली है। तो लाल किले से जो कुछ बोलेंगे वो पूरे देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा। इसके अलावा जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उसमें उनके दौरे, विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, उसके कार्यक्रम होंगे, उससे जो संदेश जाएगा। ये केवल मैं 1.25 महीने की बात बता रहा हूँ। इस 1.25 महीने में प्रधानमंत्री क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भाजपा के दूसरे नेता, मंत्री, बाकी जो लोग करेंगे, संगठन के लोग, वो तो अपनी जगह पर है, केवल प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। और इस बीच में विपक्ष का जो गठबंधन है वो क्या करेगा, वो तो अभी कोशिश कर रहा है कि मंगलवार को जो कार्यक्रम है पुणे में, उसमें शरद पवार न जाएं। उस कार्यक्रम में शरद पवार प्रधानमंत्री को तिलक पुरस्कार देने वाले हैं। तो एक डेलीगेशन उनसे मिला। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक डेलीगेशन से क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मिला उनसे, जिसमें उनकी अपनी पार्टी मतलब एनसीपी का जो बचा हुआ हिस्सा उनके साथ है, उसके लोग हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हैं, सीपीएम के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के, इन सब के प्रतिनिधि हैं।
ये अपील करने के लिए कि आप उस कार्यक्रम में मत जाइए। शरद पवार उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और प्रधानमंत्री को उसमें पुरस्कार मिलना है। इन लोगों का कहना है कि ये बहुत ही बैड ऑप्टिक्स है, बड़ा ख़राब लगेगा। अभी अभी उन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी है, वो हमारे गठबंधन के खिलाफ इस तरह से बोल रहे हैं। ऐसे में आपका उस कार्यक्रम में जाना, उनके साथ बैठना और उनको सम्मानित करना, ये अच्छा संदेश नहीं देगा। लेकिन शरद पवार ने अभी तक ना नहीं कहा कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम रद्द करने को तैयार नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी की विशेष रुचि इसलिए है कि मंगलवार को, ऐसी संभावना है कि मंगलवार को राज्यसभा में दिल्ली की सेवाओं वाला विधेयक जो है वो चर्चा के लिए आएगा और वोटिंग होगी, और शरद पवार उस दिन पुणे में रहेंगे, वो नहीं आएंगे दिल्ली, तो जाहिर है कि वोट में शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट है आम आदमी पार्टी का। इस बीच में 4 अगस्त को राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। उनकी जो सदस्यता का है, मानहानि का जो केस जिसमें उनको 2 साल की सज़ा हुई है, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई, उसका मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। अब वो 1 सुनवाई में होता है, 2 में होता है या 5 सुनवाई में होता है, क्या फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से। अगर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहता है, बहाल रहता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा राहुल गांधी के लिए। इसका मतलब वो चुनावी राजनीति से 8 साल के लिए बाहर हो जाएंगे। इसलिए उम्मीद ये है कि शायद मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया है उसको देखते हुए ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सज़ा कम कर दे। सज़ा कम होने का मतलब है कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, चुनाव लड़ सकेंगे। तो कांग्रेस अब इसको अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। ये होगा गठबंधन के साथ। इसके अलावा गठबंधन के साथियों में इस बात के लिए भी चर्चा होगी जो अभी से शुरू हो गई है कि विधानसभा चुनाव में साथ रहेंगे कि नहीं। अभी तक जो संकेत हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन के साथी विधानसभा चुनाव में साथ नहीं रहेंगे। जहाँ जहाँ जिसकी थोड़ी भी हैसियत है वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा। तो गठबंधन के बारे में खबरें जितनी आएंगी वो सब नकारात्मक, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक सकारात्मक माहौल बनेगा। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के बारे में एक अच्छी राय बनेगी लोगों की। सहमति असहमति अपनी जगह पर है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये अपनी मिट्टी अपना देश का अभियान चला रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, तो उनकी बात तो लोगों तक पहुंचेगी। जनतंत्र में और क्या है? कम्युनिकेशन, संवाद, आम लोगों से, आम जनता से संवाद। प्रधानमंत्री निरंतर संवाद में रहेंगे आम लोगों के साथ। और इस महीने मतलब अगस्त के आखिर में उनकी मन की बात भी होगी। तो आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देख लीजिए और विपक्षी गठबंधन का। एक जेट स्पीड से चल रहा है, दूसरा बैलगाड़ी पर सवार है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन पहले कहाँ पहुँचे, फिनिशिंग लाइन पर कौन पहले पहुँचेगा और कितना पहले पहुँचेगा। तो विपक्षी गठबंधन में मुझे जो अभी तक दिखाई दे रहा है कि नाम भले बदल गया हो, लेकिन वो सामान वही है। मतलब अगर आप 26 दुकानों को मिला लें तो वो मॉल नहीं बन जाता। विपक्ष उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि 26 दुकानें मिल गई हैं और ये मॉल बन गया है। ऐसे तो बनता नहीं मॉल, आपको भी मालूम है। मॉल की संरचना दूसरी होती है, उसका स्वरूप दूसरा होता है, उसका प्रभाव दूसरा होता है। विपक्ष जितनी भी कोशिश कर रहा है, जितना हाथ पैर मार रहा है, उसकी कोशिश लगातार नाकाफ़ी नज़र आ रही है। और अभी प्रधानमंत्री ने अपने पत्ते तो खोले ही नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उनकी क्या योजना है, लोकसभा चुनाव के लिए उनका ट्रम्प कार्ड क्या होगा, ये सब तो अभी सामने आना बाकी ही है। विपक्ष के पास ट्रम्प कार्ड के रूप में ये है कि उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, उनकी एक संयोजक नियुक्त हो जाए और एक सीटों के तालमेल पर कोई समझौता हो जाए, कोई बात बन जाए। यही 2-3 मुद्दे हैं जो अगले 8-10 महीने विपक्ष की बातचीत में रहने वाले हैं। अब संयोजक बनेगा, उस पर किसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जो बनाया जाएगा और जो अपने को दावेदार समझते हैं वो नहीं बनेंगे तो क्या होगा।
जैसे नीतीश कुमार को बहुत बुरा लगा बेंगलोर में, उनको लगा कि उनकी कोई पूछ ही नहीं हो रही है। पटना में वो सर्वे सर्वा थे, बेंगलुरु में उनको कोई पूछ नहीं रहा था। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो 26 पार्टियों का गठबंधन है, वो 11 लोग कौन होंगे? एक पार्टी से एक ही होगा एक पार्टी से ज़्यादा होंगे? गठबंधन का कोई अध्यक्ष भी होगा क्या? अगर अध्यक्ष होगा तो वो किस पार्टी से होगा? ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विवाद के मुद्दे हैं, जिनमें आप 2 को खुश करेंगे, 3 नाराज़ होने वाले हैं। तो इसलिए अगले 1.25 महीने जब तक विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक होती है मुंबई में, तब तक, आज से तब तक आप देखिए, राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखिए। वो आपको एक संकेत देंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।